हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। लास्ट वाला टॉपिक आपको याद होगा, हम लोगों ने डैनियल सेल और उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें थी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज के टॉपिक में थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और डैनियल सेल के आगे जो एप्लीकेशंस हैं उस पर चलेंगे। ठीक है, मैं डैनियल सेल का डायग्राम आपको नीचे दिखाई रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। अब हम लोग बात करेंगे कि डैनियल सेल जो 1.1 वोल्ट जो इसकी वैल्यू है, थोड़ा आप देखते चलिए। ठीक है, डैनियल सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट सेल मैं आपको रिपीट कर दूं, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है 11th में, फिर भी आप जानिए। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं। सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम लोग ऊपर निकाल लगाते हैं नॉट, और ये नॉट आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा हम लोगों ने वेपर प्रेशर के लिए भी लगाया था पी नॉट, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन या प्योर कंडीशन। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले देखिए कि कैथोड माइनस एनोड करके हम सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, और डैनियल सेल के लिए उसकी वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट। ध्यान रखिए, जब मैं कहूँ डैनियल सेल, इसका मतलब होता है जिंक और कॉपर कपल, मतलब एनोड और कैथोड बने रहेंगे जिंक और कॉपर के। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने लिया हुआ है, मैंने यहाँ माना है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ई एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम हो, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे आगे लिखा है सेल एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, उसके लिए मैं एनसीईआरटी के डायग्राम यूज करूंगा, थोड़ा देखते चलिए इसको। ये 3 डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के, देख पा रहे हैं। ये डैनियल सेल है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया गया है। एक्सटर्नल सर्किट को डैनियल सेल से लगाया गया है, और यहाँ लिखा गया है कि एक्सटर्नल सर्किट की वैल्यू अगर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है या कम है तो क्या होगा। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि अगर मैं आपको रिपीट करते चलूँ, डैनियल सेल अगर 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और बाहर का एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है, बाहर का एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट से अगर कम होता है, ठीक है, तो डैनियल सेल अपने मूल रूप में मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के रूप में काम करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल उससे क्या है, कम है। बाहर का पोटेंशियल डैनियल सेल को काम करने से नहीं रोक पाएगा। तो डैनियल सेल में जो रिएक्शन होते हैं, जैसे प्रोसेस चलता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, करंट का फ्लो होना, वैसे ही चलेगा। मतलब सेल एक्ट लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर बाहर का पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर है, तो इसका मतलब कि सेल उस समय काम ही नहीं कर पाएगा, करंट विड्रॉन नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं I = 0, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल और डैनियल सेल का पोटेंशियल बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे के को रोकेंगे और इलेक्ट्रॉन के फ्लो नहीं होने देंगे। लिखा क्या है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर करंट, नो केमिकल रिएक्शन विल अकर। और अगर बाहर का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, तो ऐसे में वो डैनियल सेल का नेचर को पलट देगा। डैनियल सेल के नेचर को पलटने का मतलब, बाहर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ करंट आने लगेगा, मतलब एक्सटर्नल सर्किट से डैनियल सेल में करंट आएगा, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। मैंने बताया हुआ है कि बाहर से जब करंट आएगा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह ये एक्ट करने लगेगा। सो डैनियल सेल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल तब जब ये वैल्यू एक्सटर्नल पोटेंशियल में 1.1 वोल्ट से होगी ज़्यादा। इसी को लिखने के लिए मैंने बड़ा ही शार्ट में समराइज किया है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है, देन सेल एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल एज यूजुअल। अगर बाहर का पोटेंशियल ज़्यादा है, सेल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब कि एक्सटर्नल सर्किट से करंट आएगा डैनियल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब डैनियल सेल से करंट जाएगा बाहर के सर्किट में, और अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो करंट ही प्रोड्यूस नहीं होगा, नो करंट ड्रॉन, करंट नहीं निकल पाएगा तब। ठीक है, ये बहुत ही शार्ट में आप इसको लिखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग सेल पोटेंशियल पता करें, इसे करें। सेल पोटेंशियल पता करने के लिए हमको एक मानक मानना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, और उसके लिए
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप इसके लिए कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के रखिए, वो वैल्यू सीधे सीधे लर्न रखिए। 298 केल्विन टेम्परेचर, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर टी का होना चाहिए, 1 मोलर सोल्यूशन एसिड का है। प्रेशर की वैल्यू 1 बार होनी चाहिए। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हाईली इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। उस पर प्लैटिनम के ही पार्टिकल को, जिसको प्लैटिनम ब्लैक बोलते हैं, की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि एकदम जीरो पॉसिबिलिटी हो जाए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के रिएक्शन करने की। हाइड्रोजन गैस को तब फ्लो कराया जाता है उस ऐसे सोल्यूशन के थ्रू, और उस समय जीरो वोल्टेज पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। मतलब कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता, जीरो वोल्टेज आता है। कहाँ पर? न तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, न तो रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब हाइड्रोजन गैस के फ्लो कराने से कोई वोल्टेज नहीं आता किसी भी तरह के प्रोसेस में, न तो ऑक्सीडेशन न तो रिडक्शन। इसी को कहा गया स्टैंडर्ड वैल्यू। लेकिन आईयूपीएसी ने, मैं बता दूं कि ये आईयूपीएसी का मानक है, आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड माना किसको है? रिडक्शन को। किसको माना है? रिडक्शन पोटेंशियल को उसने माना है स्टैंडर्ड। ठीक है, इसलिए जब भी आप कहें कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो एक्चुअली आप बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, आप देखिए, देयरफॉर m टू द mn प्लस एक्वस। ठीक है, m टू mn प्लस एक्वस का मतलब क्या है कि जो मेटल है, m स्टैंड फॉर मेटल, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा और बना लिया होगा कैटायंस। इलेक्ट्रॉन लॉस करना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। उसी का उल्टा करेंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी mn प्लस m। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और रिडक्शन प्रोसेस है वो एक्चुअली एक ही होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर होता है ये, ई नॉट ऑक्सीडेशन इक्वल टू होता है माइनस ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस नहीं होता, वैल्यू सेम रहती है, बस उसका साइन कन्वेंशन अपोजिट हो जाता है। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप नेगेटिव साइन करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, या अगर कहीं रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें फिर से नेगेटिव साइन लगा करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू मैं बात करूं, ई नॉट हाफ H2 टू H प्लस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे रिडक्शन की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, H2 से H निकले का मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया होगा। मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। दोनों के केस में वैल्यू इसकी क्या है? 0.0 वोल्टेज। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल विल बी एज ए स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जो कि H प्लस टू हाफ H2 है। हाफ लिया गया क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एक एटम है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसके आगे बात करता चलूँगा। ठीक है, आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्टेज होता है, अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्टेज होता है, तो हमारे पास दो तरह के कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएंगे। पहला कंडीशन कि मान लीजिए किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, देख पा रहे हैं, किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से, मतलब कि 0 वोल्टेज से ज़्यादा हो। 0 वोल्टेज ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? 0 वोल्टेज से ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, है ना। अगर मैंने लिखा कि ये वैल्यू हाइड्रोजन से बड़ी है, इसका मतलब ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो जो पॉजिटिव होगा उसके लिए ये कुछ कंडीशंस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, सुन रहे हैं मेरी बात, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे में मेटल का आयन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा मोर इजली देन हाइड्रोजन। मेटल का आयन रिड्यूस होगा हाइड्रोजन आयन के कंपेयर में। ठीक है, अगर मेटल का आयन रिड्यूस होगा तो हम कहेंगे कि मेटल आयन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आपको पता है जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मेटल आयन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और इसका मतलब ये भी हुआ हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस Mn प्लस। तो ऐसे में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? वो Mn प्लस मतलब कि मेटल आयन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात। किसी भी दो पार्टिकल में या दो आयन में अगर एक का होता है रिडक्शन तो दूसरे का क्या होता है? ऑक्सीडेशन।
तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और इसका हो रहा है रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन क्या कहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए यहाँ लिखा है हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस Mn+। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ, बड़ा ही इजी एग्जाम्पल है। डेनियल सेल का ही एग्जाम्पल में है। डेनियल सेल में आपको पता है कॉपर के आयंस होते हैं, देखिए यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन होता है 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब कॉपर का आयन जो है एक्ट एज कैथोड। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है या पॉजिटिव है तो उसी का होगा रिडक्शन, और रिडक्शन होता है कैथोड पे। जबकि हाइड्रोजन क्या होगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर आयन का होगा रिडक्शन। सो हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन इनटू कॉपर, या फिर कहिए कॉपर मेटल डज नॉट डिजॉल्व इन H2SO4। ठीक है, डज नॉट डिजॉल्व। अब यहाँ पे से थोड़े से कॉम्प्लिकेशन शुरू होने वाले हैं। क्यों, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ये, ठीक है, ये क्लियर थोड़ा सा नहीं होता आसानी से कि मैं ये क्या बोले जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये क्या बोले जा रहा हूँ, तो मैं उसको समझाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा। और एक नोट मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत ही एक्चुअली नोट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नोट बस एक लाइन का नोट आपको क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आई होप कि ये कौन किससे रिएक्शन करेगा, किसका कैथोड किसका एनोड, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। और नोट क्या है, इफ़ ई नॉट इज़ गिवन इन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कि रिडक्शन कंडीशन, देन फॉर हायर ई नॉट सेम इज ट्रू, फॉर लोअर ई नॉट अपोजिट इज ट्रू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। इसका क्या मतलब होता है, मैं चाह रहा था कि आप इसको थोड़ा मैं आपको कॉपी पे समझाऊं। ठीक है, कि मतलब क्या है इसका। ठीक है, कॉपी पे थोड़ा मैं दिखाते चल रहा हूं, देखिए क्या मतलब है। कॉपर के लिए रिडक्शन की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। क्लियर बात हो गई। जबकि हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन की वैल्यू होती है 0.0 वोल्ट। मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर। ठीक है, सुनते जाइए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोजन की वैल्यू वोल्टेज क्या है, 0। कॉपर की वोल्टेज क्या है, 0.34 वोल्ट। दोनों किस प्रोसेस में लिखे हुए हैं, दोनों लिखे हैं रिडक्शन में। लिखने का तरीका मैं लिख रहा हूं, दोनों लिखे हैं रिडक्शन में। अब एक बात बताइए, क्या किसी भी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों का रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा। इसका मतलब ये श्योर है कि लिखने का तरीका रिडक्शन है, लेकिन इसमें किसी का एक का होगा ऑक्सीडेशन, किसी एक का होगा रिडक्शन। हमें कैसे पता चलेगा किसका रिडक्शन या किसका ऑक्सीडेशन, तो पढ़ते हैं नोट। क्या लिखा है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू लिखी गई है तो हायर ई नॉट के लिए सेम इज ट्रू। हायर ई नॉट किसी है, दोनों में हायर कौन है, ये हायर है, हायर ये है। सेम इज ट्रू का मतलब जो हो रहा है वही होगा। हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि कॉपर आयन विल कन्वर्ट इनटू कॉपर एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, फॉर लोअर ई नॉट अपोजिट इज ट्रू, और लोअर कौन है, ये, तो अपोजिट करो इसको। अपोजिट करने का मतलब हाफ H2 इधर आ जाएगा और विल चेंज इनटू H+। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब लोअर ई नॉट के लिए अपोजिट इज ट्रू हो गया। थोड़ा इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वही इलेक्ट्रॉन ये करेगा रिलीज। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, लेकिन यहाँ पे हाफ H2 है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इस पूरे रिएक्शन में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, आपको बने बताया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे में हमारा रिएक्शन जो होगा वो होगा कॉपर +2 H2 गिव्स आउट 2H+ और कॉपर। ये हमारा हो गया रिएक्शन, देख पा रहे हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है तो आप आसानी से हाफ सेल के रिएक्शन या कंप्लीट सेल के रिएक्शन लिख पा रहे होंगे। ठीक है, अब रिएक्शन को थोड़ा देख के समझिए कि मैं क्या लिखा हूँ। हाइड्रोजन गैस कॉपर +2 को कन्वर्ट कर दिया है कॉपर में, मतलब कॉपर +2 का कॉपर में जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। सो हाइड्रोजन गैस रिड्यूसेस कॉपर इनटू कॉपर, लिख रहे हैं। हाइड्रोजन गैस रिड्यूसेस कॉपर आयन इनटू कॉपर। इसका मतलब
कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है सर। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक छोटी सी वैल्यू से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन लिखना समझ पाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिड्यूसेस कॉपर आयन इनटू कॉपर, या ये कह सकते हैं, अब कॉपर आयन कहाँ पाया जाता है, कॉपर आयन कहाँ पाया जाता है, क्या वो सॉलिड स्टेट में होता है या एक्वस स्टेट में? तो आप बोलेंगे नहीं सर एक्वस स्टेट में। क्यों? क्योंकि चार्ज्ड है, एक्वस स्टेट। ये वीडियो क्लियर नहीं अगर होता है तो इसको दोबारा देखिएगा, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट मैं एक बार समझा रहा हूँ, फिर से प्रॉब्लम होगी एक बार और समझाऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप एक भी क्वेश्चन कंपटीशन के लगा नहीं पाएंगे, ध्यान रखेंगे आप। तो हाइड्रोजन गैस को जब कॉपर के एक्वस सॉल्यूशन में पास किया जाता है तो कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूसेस कॉपर आयन इनटू कॉपर, और वो कॉपर डिपॉजिट कहाँ होगा, इलेक्ट्रोड पर। कॉपर डिपॉजिट कहाँ होगा, इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन वैल्यू, ठीक है, आप आसानी से बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन किसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, थोड़ा इसको क्लियर करिए और एक बार। अगर मैं लिखूं कि कॉपर प्लस H2SO4, तो आप बोलेंगे सर रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रिएक्शन होना होगा तो उसके लिए कॉपर को हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को, कॉपर को हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। सो एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कैन रिड्यूस कॉपर, हाइड्रोजन कैन रिड्यूस कॉपर, कॉपर कैन नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन, है ना। इस रिएक्शन के हिसाब से लग रहा है कि कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। देखिए कॉपर से कॉपर प्लस 2, कॉपर से कॉपर प्लस 2, दिख रहा है। तो अगर कॉपर से कॉपर प्लस 2 बना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू ये बताता है, वैल्यू के हिसाब से कॉपर का होना चाहिए रिडक्शन, तो ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। इसका मतलब कॉपर मेटल को अगर सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, कॉपर मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर रिएक्शन नहीं होगा तो कॉपर मेटल डज नॉट डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड, ये लिखा था ना मैंने पीछे, ये लिखा था ना। सो कॉपर मेटल सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनिए। E0 की वैल्यू अगर ज़्यादा, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस उतना से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, एक छोटा सी चीज़ आपको, चलिए अब मैं आपको और दिखाता हूँ। मान लीजिए हम लोग वैल्यू लेते हैं जिंक का, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, अगर मैं बात करूँ E0 की रिडक्शन पोटेंशियल की, तो ये वैल्यू होती है आई थिंक 0.76 माइनस में होती होगी, -0.76 वोल्ट होती है। और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अब नोट क्या कहता है, नोट क्या कहता है, नोट कहता है कि हायर E0 सेम इज ट्रू, लोअर E0 अपोजिट इज ट्रू, अपोजिट इज ट्रू। अब यहाँ पे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या है, कम है, तो लोअर के लिए अपोजिट इज ट्रू, लोअर, और ये हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अपोजिट क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन, सो जिंक विल चेंज इनटू जिंक प्लस 2। और हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, सेम इज ट्रू, ऐसे में H प्लस विल कन्वर्ट इनटू H2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन होगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। तो आप कह सकते हैं कि आसानी से कि 2H प्लस जिंक गिव्स आउट Zn+2 एंड हाइड्रोजन। मतलब कि जिंक मेटल कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम देयर एसिड। H+ कौन देता है, एसिड देते हैं, H+ एसिड देता है, सो जिंक मेटल कैन रिलीज H2 हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आयन का क्या हुआ, रिडक्शन। सो जिंक यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सो आप कहेंगे जिंक मेटल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, कह सकते हैं जिंक मेटल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, क्योंकि उसने हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस कर दिया। बट यहाँ कहेंगे हाइड्रोजन गैस इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर, क्योंकि हाइड्रोजन ने यहाँ रिड्यूस किया। सो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू you can get the actual opinion about reducing and oxidizing agent,
है ना, कौन किससे स्ट्रांगर है, कौन किससे वीकर है, ये सारी बातें पता कर सकते हैं। फिर से नोट पे आइए, फिर से नोट पे आइए, ठीक है। मैंने दूसरा एग्जांपल भी इसलिए लिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर हाइड्रोजन की वैल्यू से कम है तो H प्लस गेट्स रिड्यूस्ड मोर इजली देन Mn प्लस। हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। H प्लस इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Mn प्लस। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा स्ट्रॉन्गर तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। M कैन रिड्यूस H प्लस, हाँ मेटल रिड्यूस कर सकता है। M कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, हाँ कर सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैंने लिया है जिंक का ही, तो यहाँ पे जिंक का वैल्यू रिडक्शन का कम है, तो ये इस नोट की हेल्प से आप आसानी से पता कर सकते हैं। एक नोट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोर पॉजिटिव ई नॉट, ई नॉट का मतलब रिडक्शन वैल्यू, फिर से ध्यान रखिएगा, नोट से सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मोर पॉजिटिव ई नॉट मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, मोर निगेटिव ई नॉट मोर रिड्यूसिंग पावर होता है, ठीक है। मोर निगेटिव ई नॉट मोर रिड्यूसिंग पावर होता है, ठीक है। आप थोड़ा इसको देखिए, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम ई नॉट की वैल्यू किसके लिए होती है, फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन इलेक्ट्रोड हैज़ मैक्सिमम ई नॉट वैल्यू, मतलब कि रिडक्शन वैल्यू। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू है इसका मतलब ये हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला सब्सटेंस है, ये हमेशा रिड्यूस होगा और ये हमेशा क्या बनाएगा, कैथोड। मतलब इसके साथ किसी को रखा जाएगा कैथोड यही बनाएगा। मिनिमम वैल्यू किसकी होती है, लिथियम के लिए। तो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर वाला सब्सटेंस है, हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और हमेशा बनाएगा एनोड, ठीक है। यहाँ तक आप इसको समझिए, जो भी प्रॉब्लम होगा क्लियर करिएगा, पूछने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जब तक डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे न्यूमेरिकल आपसे नहीं लगेगा, ना तो आपसे कॉन्सेप्टिव क्वेश्चंस लगेंगे इन कॉम्पिटिशन्स। सो इसको ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।